दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो, यारो बेसदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सेल्फी। मैं हूं करण सिंह ग्रोवर और आज हम आपको ले चलेंगे मुंबई की भीड़-भाड़ से दूर रेगिस्तान में। वैसे तो रेगिस्तानों को अक्सर बंजर कहा जाता है, मगर इस बंजर में भी ऐसी कहानियां पैदा हुई हैं जिन्होंने इतिहास बदला है और इतिहास बनाया भी है। वैसे हमारी आज की सेल्फी का कनेक्शन भी एक रेगिस्तान से है, तो फिर देर किस बात की, चलिए राजस्थान। केसरिया बाला माउनी पधारो मारे देश। जयपुर के आमेर रोड इलाके में रहने वाले एक साधारण से परिवार के 3 भाई बहनों में सबसे बड़े बेटे इरफान खान का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। पिता की टायर की दुकान थी और माँ एक हाउसवाइफ। माँ का सपना कि बेटा पढ़ लिख कर जल्दी कोई नौकरी कर ले और पिता चाहते थे कि नौकरी के बजाय कोई हुनर सीख ले। लेकिन बेटे का ख्वाब इन सब से परे था। ख्वाब इतना बड़ा कि उसका पूरा राजस्थान में समा पाना मुश्किल था। कोशिश थी कि वहाँ से निकल जाएं जयपुर से, क्योंकि जयपुर में एक्चुअली पढ़ाई का जो सिस्टम था पूरा, अब जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं था कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली स्कूल में अगर बच्चा एंगेज ना हो तो फिर उसका जो है ध्यान हट जाता है। तो हम कभी पता ही नहीं चला कि इस क्लासरूम में होता क्या था। हम लोग पीछे बैठे रहते थे, जैसे अफीम का गोला खा के बैठ गया आदमी, भांग खा के बैठ गया। कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्लास में, क्या मतलब क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, हमें कभी कुछ पता नहीं चला। तो पढ़ाई जो इट बिकेम लाइक कि यार ये कब ख़त्म होगा ये पूरा चक्कर। सो मेरा पूरी कोशिश थी कि मैं निकल जाऊँ जयपुर से और बॉम्बे आ जाऊँ। वो क्यों आ जाऊँ मुझे पता नहीं था, बट आई हैड काइंड ऑफ पुल कि मैं जाऊँगा बॉम्बे। देन जब कॉलेज स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ये एक्टिंग करना है। कहते हैं कि एक झूठ से अगर किसी की जिंदगी संवर जाए तो वो झूठ नहीं रहता। शायद इरफान खान ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, अपने सपनों के लिए एक झूठ का सहारा लेकर। तो आपकी जो फिल्मी शुरुआत जो है वो एक झूठ से ही शुरू हुई थी? झूठ, हाँ, मतलब एक कोशिश थी कि वहाँ से निकल जाएं जयपुर से। मेरी माँ यही चाहती थी कि पढ़ लिख के मतलब लेक्चरर बन जाएं या किसी तरह का इज्जतदार जॉब कर लें, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता था। मुझे लगता था कि एक ही चीज़ ज़िंदगी भर आदमी करता रहेगा तो कैसे बोर्डम हो जाएगा बहुत। ड्रामा स्कूल में एडमिशन होने की जब बात आई तब तब आपने बोला मम्मी तब बोला कुछ एक थिएटर प्लेज वगैरह किए थे तो फादर को सबको बुलवाया था वहाँ, एंड बट दे कुडंट अंडरस्टैंड कि इसका कुछ प्रॉस्पेक्ट है आगे। तो आपने मम्मी से क्या मम्मी को मैंने, हाँ, उनको बोला, मैंने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक जगह पे और ये कॉलेज की बात की पढ़ाई है और ये पढ़ के आ जाऊँगा तो ये लेक्चरर बन जाऊँगा मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में। और ऐसा मतलब वो सच भी है, हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं लेक्चरर बनूँ। हाँ, तो ये झूठ पे तो बिल्डअप किया था मैंने अपना सपना। माँ से झूठ कहकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे तक तो पहुंच गए, मगर अब वहां दस्तक भी तो देनी थी। तो अब बारी थी दूसरे झूठ की। और एनएसडी में भी झूठ कहा कि आपने? एनएसडी में झूठ कहा क्योंकि मैं डेस्परेट था। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया को आगे लगा दूंगा अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और मेरे पास उतना एक्सपीरियंस था नहीं, बिकॉज एटलीस्ट आपको 10 नाटक करना ज़रूरी है ड्रामा स्कूल में पढ़ने के पहले, एडमिशन के एलिजिबल होने के लिए। तो मैंने तो झूठ लिख दिया उसमें, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था जयपुर में। मेरे लिए अब टाइम आ गया था कि आई शुड फ्लाई। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उनको अपने सपनों को सच करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा?
आई थिंक मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कन्वेंशंस को मान नहीं पाया एक्चुअली। और जैसे बचपन में लोगों को बोलते हैं ना, हर घरों में होता है कि जो भी आपका रिलीजन होता है आपको थोड़ा सा पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आप वो अपना लो, तो आप अपना तो लेते हो, लेकिन उसके बाद मुझे याद है बचपन में जैसे मैं कई बार रोता था व्हेन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट गॉड। मुझे रोना आता था, बहुत रोना, खुशी का रोना, और मैं वेट करता था कि मेरा प्रेयर का टाइम कब आएगा, यू नो। एंड वाज वेरी गुड। बचपन की मासूमियत से जैसे आदमी मोहब्बत करता है ना, इस तरह से आपका गॉड को लेकर एक रिश्ता था। एंड देन स्लोली वो ख़त्म हो गया। देन यू नो फिर मेरा और बाकी प्रैक्टिसेस के पर बहुत ज़्यादा यू नो मेरा मन नहीं किया कभी कि मतलब जो कहा गया है उसे कर लो तो हो जाता है, यू नो। इट्स लाइक अ सौदेबाजी कि आप ये कर लोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, आप ये कर लोगे तो इतना मिल जाएगा। दैट समहाउ यू नो उससे मुझे ना थोड़ा दिक्कत होने लगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो कन्वेंशन के हिसाब से मैं चल नहीं पाया कभी एक्चुअली। तो मेरे फादर का बिजनेस था, यू नो, ठीक ठाक बिजनेस था और वेल टू डू थे, बट मैं उसको अपना नहीं पाया, मैं उसमें कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं जागा। हाँ, वो जाते थे जंगलों में शिकार वगैरह में, तो आपको फैसिनेशन एक जंगल का जो है वो बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक आई एम डेस्टाइन्ड टू डिस्कवर माई सेल्फ थ्रू लिविंग। मुझे कुछ भी आप पहले रटा रटाया अगर आपने दिया है तो आई थिंक मेरे साथ वो नहीं हुआ। वो कुछ कन्वेंशनल नहीं करना था तो फिर क्या करना था? फाइनली उनकी सोच को एक आकार मिला दिलीप कुमार साहब और वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह से। अब कहां ये दोनों ग्रेट पर्सनालिटीज और कहां जयपुर की गलियों में एक छोटी सी टायर की दुकान पर बैठे इरफान। तो मुलाकात कैसे हुई? वो दौर 80 के दशक का था जब इरफान स्कूल के बाद सीधा प्रेम प्रकाश और जेम्स, ये किसी इंसान के नाम नहीं है, ये सिनेमा हॉल के नाम है जिनमें वो दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह साहब की फिल्में देखते। इनमें से एक को अब हम गोलचा के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ फिल्में देख ली थी एक्चुअली जब मैं 10th में था, 11th में था शायद मैं, तो एग्ज़ाम्स के दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था 10-11 बजे। एंड देन उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद टाइम है आपके पास, तो घर पे पहुंचने का टाइम 2-3 बजे गए, तो आप कुछ फिल्में देख ली। उन फिल्मों ने कुछ किया मेरे ऊपर। यू नो, दिलीप कुमार की कुछ फिल्म थी, शायद नया दौर थी, एक आध, फिर नसीर साहब की फिल्में देख ली, तो उससे लगा कि ये कुछ बहुत, हाँ ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कुछ मिस्टीरियस है। जो ये लोग एक्टर लोग जो कुछ पर्दे पे कर रहे हैं, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। मुझे जानना है ये और मैं करना चाहूँगा। आखिरकार इरफान को अपनी मंजिल का पता मिल ही गया, मगर कुछ ख्वाब इतने बड़े होते हैं कि उन पर अपने भी हंस पड़ते हैं। अब ऐसे ख्वाब के बारे में कोई किसी को कैसे बताए? एंड देन वो सपना जब बिल्डअप हुआ एंड मैं बता नहीं पाया किसी को भी, दोस्तों को भी, बिकॉज मैं सबसे मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। सारे हर चीज़ जो है उल्टी थी, काला सा रंग, शर्म आया, मतलब बहुत सी शर्मीला मैं था। मतलब क्लास में अगर टीचर मेरा नाम पूछती थी तो मैं उसको बोलता था तो वो सुन भी नहीं पाती थी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बहुत शर्मीला था, पतला, काला सा, मोटी मोटी आँखें, लाल आँखें, बिकॉज ऑफ पतंगबाजी। सो मैं बता नहीं पाया था, बट अंदर मेरे अंदर बहुत गहरे यू नो इस सपने ने बहुत गहरी रूट्स थी उसकी ना, वो पागलपने की हद तक, मतलब मुझे ऐसा ऑब्सेशन था कि मुझे जाके सीखना है। पहली बार किसे बताया? कभी तो शेयर किया होगा। मेरे दोस्त ज़्यादातर बड़े होते थे, यू नो, मेरी उम्र से बड़े होते थे या बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले। तो एक दोस्त था, उसको पहली बार बताया था और मैंने उसको बोला भी यार मेरा मजाक मत बनाना तुम मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा मैं सोच रहा हूँ। तो
उसने कहा नहीं यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा मजाक कैसे बनाऊंगा। एंड देन 2 दिन बाद स्टार्टेड स्लोली वो कुछ उसने बनाना शुरू किया, यू नो। जैसे मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, तो ऐसे ही चलते चलते कभी उसको मुझे गुस्सा आएगा मुझ पे ना, तो बोलते यार आपकी आवाज़ इतनी पतली, एक्टर कैसे बनोगे? या कुछ भी चलते हुए यार ऐसे चलते हैं, ऐसे चलोगे तो एक्टर कैसे बनोगे, वो चाल ठीक करो अपनी। पिन मारना। हाँ, पिन मारता रहता था वो। सपने ने अभी उड़ान भरने की तैयारी की ही थी कि सिर्फ 19 साल के इरफान पर घर की जिम्मेदारी वक्त से पहले ही आ गई। उनके पिता का देहांत हो गया। ऐसे में घर का खर्च चलाने और खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। मिडिल क्लास वैल्यूज के, घर का बड़ा है तो ख्याल रखेगा। वो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। एक उसी साल फादर का डेथ हुई और उसी साल ड्रामा स्कूल में एडमिशन हो गया। एंड घर पे कोई इनकम का सोर्स था नहीं, जो उनकी शॉप थी वो संभालनी थी। एंड somehow मेरा छोटा ब्रदर, you know, he got interested in it and उसने थोड़ा ख्याल रखा एंड देन मैं आ गया वहाँ से। ख्वाब उन्होंने कभी किसी से शेयर करे नहीं कभी शेयर करे नहीं उन्होंने ख्वाब कभी। कॉलेज कर लिया था उन्होंने, कॉलेज भी जयपुर से किया था, राजस्थान कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स का ग्रेजुएट किया था। देन पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे वो उर्दू में। उसी के साथ साथ ही उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया था। उसके बाद उनका एनएसडी में सिलेक्शन हो गया था, वहीं से फिर वो एनएसडी चले गए थे। मैं चला गया ड्रामा स्कूल में, तो मैं घर से तो पैसे नहीं ले सकते थे, तो वहाँ फेलोशिप आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो आप उसी में चला देते थे। कोई नहीं, तो बस कुछ दुकानें थी जिसका छोटा मोटा किराया आ जाता था, तो उससे किसी तरह चला। जयपुर में डेफिनेटली मुझे साइकिल लेनी थी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, कहीं 2 बच्चों को पढ़ाता था। हाँ, उनसे कुछ आई थिंक तब कितना देते थे, 15 रुपये महीना कुछ ऐसा देते थे। 15 रुपये आई थिंक सो, शायद 15, आई डोंट नो। उसको जमा कर करके फिर मैंने अपनी साइकिल खरीदी थी, क्योंकि हमें पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे। और हमारे पेरेंट्स कहते थे कि आपको जो ज़रूरत है बता दो, हम दे देंगे आप। तो हाँ, तो वो पार्ट टाइम वो भी किया एंड कुछ और भी, मतलब जो भी मतलब मिल गया। फादर की दुकान में बैठ गए और आपने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया। ये सब तो ठीक था, लेकिन इन सब के बीच उनका सपना पिसता जा रहा था, कहीं पीछे छूटा जा रहा था। अब परिवार और सपने के बीच चुनाव करना था। फैसला करना बहुत मुश्किल था, मगर इरफान के छोटे भाई ने उनके लिए इस बड़े फैसले को लेना आसान बना दिया, घर की बागडोर अपने हाथ में लेकर। बेचारा कहाँ जा। छोटे भाई को घर की जिम्मेदारियां सौंपकर इरफान पहुंच गए दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इरफान की मुलाकात हुई 3 अहम लोगों से। पहले उनकी होने वाली पत्नी, उनके करीबी दोस्त तिग्मांशु धूलिया से, हम लोग सहपाठी थे, और जो चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है वो ये होता है कि सब लोग थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजाक, थोड़ा कोएड इंस्टीट्यूट, आर्ट इंस्टीट्यूट, तो 2 बजे तक अड्डा चल रहा है, कहीं पराठे खाने जा रहे हैं। तो हर चीज़ में मुझे लगता था, इरफान को ज़्यादातर लगता था ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वो जल्दी से अपनी किताबें पकड़ते थे, स्क्रिप्ट हर वक्त उनके हाथों में, स्क्रिप्ट जो हम लोग उस दौरान नाटक करते थे। मुझे कोई भी ऐसा मेरा सहपाठी याद नहीं है जिसके हाथ में इतने स्क्रिप्ट रहते थे या किताबें रहती थी जितनी इरफान की रहती थी। और वो हर दम, मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मेरी माँ सबको कई बार बुलाती थी खाने पे, तो हमारा पूरा क्लास जाता था मेरे घर और हम लोग सब मज़े करते थे। इरफान, हमारे भाई की किताब की अलमारी थी, घुसते ही घर में वो अलमारी खोलते थे और वहाँ बैठ जाते थे। और आखिरी तक, मतलब मेरी माँ बोलती थी, बंगाली में बोलूँ तो कोई चलटा के डाक,
बट वी कि उस लड़के को भी बुला ले भाई, वो बेचारा जब से आया वहीं एक जगह बैठा है, पर वो वहीं बैठे रहते थे। और मेरे भाई की बड़ी सारी रशियन लिटरेचर था, ये सब था, वो उसमें इरफान जिस बैकग्राउंड से आते थे वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं था, और मैं दिल्ली की थी तो हमारा बहुत एक्सपोजर था। तो मुझ में ना वो उसकी भूख दिखती थी, भूख की सब कुछ निचोड़ लूँ, जितना कम टाइम में सब सोख लूँ बस। उसके पास मुझे ऐसा लगता था जैसे उसे लगता था वक्त बहुत कम है। इरफान अपने क्लास में नंबर 1 एक्टर नहीं कहा जाता था, कोई और थे जो उनको कहा जाता था, जो हमेशा होता है। सब लोग यही सोचते थे कि अरे यार ये कैसा दिखता है, ये कैसा होता है, क्लास में भी स्कूल में भी। इनफैक्ट NSD में उससे जो हमारा एक दोस्त है आलोक चैटर्जी, वो बहुत स्मार्ट था और वो मध्य प्रदेश से आया था और उसको मेन रोल भी दिए जाते थे शुरू में, और सबको लगता था ये है इस बैच का जो आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। ये तो बहुत बेचारे से थे, सीनियर्स से बात करके बस सीखना। मुझे तो तभी लग गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। इरफान ड्रामा स्कूल के दौरान बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। शुद्पा जो उसकी पत्नी है, वाइफ, तब भी वो दोनों बैचमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो शुद्पा इरफानी साथ में रहते थे और 1-2 दोस्त रहते थे इरफान के। कुछ फिल्मों को लेके, बिकॉज मैं बहुत फिल्मों में इंटरेस्ट रखता था, अपार्ट फ्रॉम थिएटर, जो ड्रामा स्कूल थिएटर का इंस्टीट्यूट है, तो फिल्मों की बातें करना एक दूसरे से। रॉबर्ट डी नीरो पसंद है, मार्टिन स्कॉर्सेसी पसंद है, वुडी एलन पसंद है। ये इन शुरुआत बात ऐसे शुरू हुई, और उसके बाद हम लोग आर्ट और फिल्मों के ज़रिए अच्छे दोस्त बन गए। और फिर मैंने जब उसको 3rd ईयर में उसके डिप्लोमा शोज़ और नाटकों में इरफान को देखा, तो उसी वक्त लग गया था कि ये ही इज़ हियर टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। $1988 में जब इरफान अपने फाइनल ईयर में थे, तब मीरा नायर ने उन्हें ऑफर की सलाम बॉम्बे। इरफान खान के लिए एक बड़ा ब्रेक था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब एक्टिंग कोर्स खत्म ही नहीं हुआ और इतने रिप्यूटेड डायरेक्टर की फिल्म में मेन लीड। वाह, इतनी जल्दी इतने बड़े ब्रेक की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। मगर एक और बात थी जिसकी भी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अब मीरा नायर एक्चुअली NSD में आई थी कास्टिंग के लिए, एंड बिकॉज क्लास में ऐसे ही होता था कि इरफान 3rd ईयर का टाइम था, तो इरफान अच्छे एक्टर माने जाने लगे थे तब तक। तो हमारे जो तब के डायरेक्टर उन्होंने मिलवाया था मीरा से, मीरा ने लिया था, और मीरा बहुत श्योर थी कि वो करेंगे। उन्होंने जो कास्टिंग की थी, पहले मेन रोल था, एंड देन किसी वजह से वो रोल कट गया, एंड देन मुझे मीरा ने ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए मुझे एक दूसरा रोल दिया कि लेटर राइटर का। और उस दौरान मीरा को लगा कि उनकी उम्र ज़्यादा है और वो फिट इन नहीं करते, और वो इतना अपना मतलब इन्वॉल्व हो गए थे कि वो वाकई में बहुत रोए थे। मुझे उस वक्त झटका भी लगा, मुझे ये भी बहुत रोया था, क्योंकि 2 महीने की आपने वर्कशॉप की है, आप उन बच्चों के साथ घुल मिल गए हो, और और अभी भी स्कूल में हो, तो आपका सब कुछ बहुत कच्चा होता है अंदर ना, और आपको लग रहा है कि आप शूटिंग करोगे, आप और सीन्स करोगे, एंड सडनली पता चला कि आप जो है वर्कशॉप हो गई, अब आपको वापस जाना है, शूटिंग तो ये लोग करेंगे आप। फिर इरफान को दिखाई दी अपने सपनों को पर्दे पर देखने की एक और छोटी सी उम्मीद। इरफान को आया गोविंद निहलानी का बुलावा, और फिर क्या था, यहीं से जुड़ गया माया नगरी मुंबई से उनका नाता। हुआ ये कि मैं बाहर आया ड्रामा स्कूल के, मैंने एक प्ले किया, वो प्ले फिर टेली प्ले बना। तो जैसे ही टेली प्ले बना और टेलीकास्ट हुआ, तो मुझे जो है न्योता आ गया गोविंद निहलानी जी के यहाँ से, और फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा बॉम्बे। जी, वो क्योंकि वो लगातार उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई थी टेलीविज़न के लिए, और दोनों तीनों में उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया था। वो कौन सी फिल्म? एक थी इब्सन का प्ले है लिटिल इयोल्फ, उसका अडेप्टेशन था, उसका नाम था जजीरे। एक फिल्म थी पिता जो कि स्टीनबर्ग का प्ले है फादर, एंड देन फिर दृष्टि डिम्पल कपाड़ी के साथ। सो वो मैं बॉम्बे, क्योंकि इतना एक के बाद एक आप काम कर रहे हो, तो फिर देन बॉम्बे रुक गया।
वो बॉम्बे में मरीन लाइन्स में, मुझे अब तक याद है, वो फ़ोटो भेजते थे कि देखो मरीन लाइन में इस घर में हम लोग रहते हैं, उस तरह की चीज़ें। टेलीफिल्म्स के बहाने इरफान मुंबई तो आ गए, मरीन लाइन्स में पेइंग गेस्ट के तौर पर ठिकाना भी ढूंढ लिया और फिर शुरू हुई काम की तलाश। इरफान, आप इतने शाई थे और मैं अभी भी हूँ। हाँ, अभी भी है, पर नॉन सोशल भी थे, तो आपको लगता था कि बात करूंगा तो कहीं मेरा काम ही ना खराब हो जाए। हाँ, ये एक अजीब चक्कर था। मतलब मैं कई बार लोग जो है बात करके रिश्ता बनाते हैं, मैं बात करने जाता था, मेरा रिश्ता बिगड़ जाता था क्योंकि मैं बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक थी मेरे में अंदर। और मैं जो स्मॉल टॉक्स जैसे कर लेते ना लोग, मैं बहुत इनकेपेबल हूँ, आज भी इनकेपेबल हूँ। कई बार लगता है किसी के साथ बैठे हो आप और वो बहुत आपको अच्छा लग रहा है, बट आपके पास कोई बातें नहीं है ऐसे एंगेज करने के लिए। एक हुनर होता है, कुछ लोगों में होता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। मैं स्मॉल टॉक्स नहीं कर सकता, मुझे तो मैं लोगों को मिलने आता था तो उनका जो इम्प्रेशन मेरे बारे में था कि ये अच्छा एक्टर है, बट जब मैं अपने बारे में बात करता था उनको लगता कि यार डाउट में आया था, देखो अच्छा एक्टर है कि नहीं है। और फिर टेलीविज़न शुरू हो गया था, तो टेलीविज़न में छोटा मोटा कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिल जाता था। टेलीविज़न तो मजबूरी में आप कर रहे थे, क्योंकि करने तो आप सिनेमा ही आए थे, आप सिनेमा देख के एक्साइट हुए थे और सिनेमा ही करना था आपको, लेकिन पता नहीं था कि उसमें जाएं कैसे। तो जहाँ काम मिल गया तो कम से कम आप अपना आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और वेट कर रहे हो और काम कर रहे हो। तो पहले शुरू में तो आप फ़ोन करते हो, फ़ोन करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आप क्योंकि NSD किया तो NSD का नाम भी ले लेते हो। तो वो जो जिस तरह का रिएक्शन वहाँ से आता था वो बड़ा इट्स नॉट ईजी टू टेक। हाँ, कौन एक्टर, कौन इरफान, कहाँ, कौन सा NSD, हाँ बाद में बात करिए। तो ऐसे ही होता है ना, आदमी बिजी होता है, लोगों के ऑफिस चल रहे हैं और आप सडनली आपने फ़ोन किया, मैं एक्टर हूँ जी, मैं काम थे, अरे यार बाद में आओ अभी नहीं है, बाद में आओ। कुछ तो डायरेक्टर जैसे आप उन्होंने बुला लिया, हाँ तो 12 बजे आओ, तो आप 12 बजे आप तो तैयार हो गए, आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर टिकी हुई है 12 बजे पे, वो चलेगा, उसको याद भी नहीं है कि उसने बुलाया है, कौन किसने बुलाया आपको कहाँ से आए हो, 12 बजे हमने बोला, हाँ जाइए बाद में आइए, जब होगा तो बुलाएंगे आपको। खैर, दौड़ते भागते ठोकर खाते कई बार अपमानित हुए इरफान को काम तो मिला, मगर लोगों की फटकार भी। आए दिन था रिजेक्शन, तो आप और आप एक्नॉलेजमेंट जो है कई लोगों में देखते हैं, आप पब्लिक में देखते हैं, आप जिनसे काम मांगने जा रहे हैं उनमें देखते हैं, उस डायरेक्टर में देखते हैं, और जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो इतने लोग खड़े होते हैं उनमें भी देखते हैं शुरू में कि यार ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है सबको। तो रिजेक्शन कई जगह, कई बार, कुछ शुरू में जब टेलीविज़न किया था तब कैमरामैन ही बोल देता था, जिससे आपको आदत नहीं है, फिल्म की ट्रेनिंग आपने की नहीं, आपने थिएटर की ट्रेनिंग की है, कैमरा यहाँ लगा हुआ है, अब आपने थोड़ा अपनी तरफ से जैसा भी परफॉर्म आप करते हैं तो कैमरामैन डांट देता, अरे इधर तो क्या देख रहे हो, तो देख के जाएगा बोलो, वहाँ क्या देख रहे हो, क्या है वहाँ मुझे याद है किसी सीरीज में, हाँ, बड़े कैमरामैन थे वो, मूर्ति साहब, उन्होंने, क्योंकि आप अपने हिसाब से उस मोमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं इधर देखूंगा तो लाइटिंग का थोड़ा सा हो जाएगा, मूर्ति साहब ने बोल दिया था, कहाँ देखते हो उधर, क्या है, इधर देखो, इधर देख के बात करो, चलिए शुरू करिए, एक्शन चलिए। और ये भी कम था, एक बार तो उनकी फीस तक काट ली गई। पैसे काट लिए थे उन्होंने, जब शाम को चेक देने का बारी आई तो मैंने कहा कि आपने जिस तरह की एक्टिंग की है उसमें आधे पैसे मिलेंगे। ये दिन भी देखा है। नहीं, अच्छा हुआ एक्चुअली। मेरा बहुत ही मानना है, जो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ ज़िंदगी में, आपको कुछ एडवर्सरीज जब आती हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, आई थिंक कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपको कुछ तैयार करने के लिए आते हैं। फाइनली उनके करियर ने कुछ स्पीड पकड़ी और उन्होंने 2 फेमस टीवी सीरीज में काम किया, चंद्रकांता और बनेगी अपनी बात, जिसने उन्हें फेम भी दिया और कुछ नए एक्टिंग ऑफर्स भी। फिर हम एक शो कर रहे थे स्पर्श, और मैंने दिव्या सेठ से कहा, मैंने कहा दिव्या मेरी एक बात सुनो, तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है इरफान खान, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ।
और उसने कहा कि रवि जी ही विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। मैं कहा प्लीज़ ये मेरा मैसेज कन्वे कर दो आप। वी वेंट फॉर 30 टेक्स विद इरफान। एक्चुअली मैंने पॉपुलैरिटी मिली आपको, बनेगी अपनी बात या चंद्रकांता, दोनों बहुत पॉपुलर था, बट काम करने का मज़ा नहीं था उसमें ना, कि ऐसा कि आप इंजॉय कर रहे हो। काम करने का मज़ा आया जब तिग्मांशु के साथ मैंने कुछ किया, उसमें बेस्ट सेलर्स, स्टार बेस्ट सेलर्स, तो उसमें अलग अलग कहानियाँ थी। बनेगी अपनी बात में कई जगह कई बार बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सीन्स होते थे तो मज़ा आता था। लेकिन जब ख्वाब बड़े पर्दे का था तो वो छोटे पर्दे में कैसे फिट होते, इसलिए वो जल्द ही टीवी से भी बोर हो गए। बट टेलीविज़न का टेम्परामेंट ऐसा है ना कि यह इतना रेपिटेटिव हो जाता है। आप जो भी एक चीज़ कर रहे हैं वो अगर अच्छी लगती है लोगों को, तो वो बार बार उसी तरह के सीन लिखे जाते हैं आपके लिए, और हर हफ्ते आप सिमिलर काइंड ऑफ इमोशन यू आर जनरेटिंग थ्रू डिफरेंट वेज। और फिर इरफान को मिली 2 ऐसी फिल्में जिन्होंने उनके अंदर के एक्टर को कुछ शांति दी, सैटिस्फैक्शन दिया। हम बात कर रहे हैं आसिफ कपाड़िया की वॉरियर और उनके दोस्त कम डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल की। वॉरियर ने वाकई मेरी जिंदगी बदली, और हासिल ने एक तरह से हासिल को मैं पहला ब्रेक मानता हूँ। उसके पहले बहुत सारी फिल्में की मैंने, ये ब्रेक नहीं था वो। तिग्मांशु फिल्म हासिल के लिए उन्हें उस साल का बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। अब इरफान को लगा कि जैसे वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो बस एक गुड एक्टर बन के रह गए। आई नो, अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है। वेल, बुरा तो कुछ नहीं है, मगर इसके नुकसान जरूर है। और कई बार आप देखिएगा कुछ फिल्मों के बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं जिनको उठा लिया जाता है और कुछ रोल दिया जाता है, पर उनको वो स्पेस नहीं दी जाती जहाँ वो फ्लरिश कर सके। तो एक्टिंग हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत नहीं है। वो तो लोग हैं, दर्शक हैं जिन लोगों को भाता है, और वो बट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड के अरे यार कोई ब्रिलियंट एक्टर चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट्स का सिलसिला जारी था। अब ऐसे में इरफान को मिली एक बड़ी फिल्म, तो जाहिर है उनकी उम्मीद भी बढ़ गई, लेकिन उस रोल पर पड़ गई इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार की नजर। आप बातचीत कर रहे हैं और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो स्क्रिप्ट समझिए मिडिल बजट फिल्म है। सडनली वो डायरेक्टर को कोई प्रोड्यूसर मिल जाता है, वो उसको हाई बजट बना देता है और उसमें कोई सुपरस्टार आ जाता है और आप आउट हो जाते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी जो था उस पिक्चर का बट वो ऐसा हुआ है, और वो पिक्चर फिर सुपर डुपर हिट हुई है उस सुपरस्टार के साथ। कोई बात नहीं, हमें तो पता है, तो हम बता देते हैं। वो फिल्म स्टार थे सलमान खान, और फिल्म थी दबंग। इंडस्ट्री में भी आप जो आए हो, आप अपनी जगह बनाने आए, अपनी तरह से बनाने आए। आप ये नहीं बोल रहे कि यार अच्छा जैसा आप कर रहे हो मैं भी वैसा करूँगा और मुझे भी जो है काम मिल जाएगा। मैं उसलिए आया नहीं था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। मैं अपने आप को कुछ एक्साइट करने के लिए आया था कि मैं अंदर से एक्साइट होऊंगा तो कुछ होगा। तो हिंदी सिनेमा के काम करने के ढंग से, उसकी सोच से इरफान खान इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि मैं जयपुर वापस लौट जाता हूं, लेकिन किसी ने उनको रोक लिया। और एक बार इरफान ने ऐसा बोला भी कि यार मैं वापस जा रहा हूँ, मैं जयपुर वापस चला जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा रुक जाए, जयपुर वापस मत जा, तेरे को नेशनल अवार्ड दिए बिना तेरे को भेजेंगे नहीं हम। और वही हुआ कि हम दोनों ने साथ में काम किया, पान सिंह तोमर और पान सिंह तोमर की, और फिर उसमें हम दोनों को नेशनल अवार्ड मिला। ऑलमोस्ट 25 साल तक अलग अलग तरह के चैलेंजेस से गुजरने के बाद, ढेर सारे क्रिटिसिज्म सुनने के बाद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अजीबो-गरीब तौर तरीकों की मार सहने के बाद, फाइनली फिल्म पान सिंह तोमर ने उनको वो सब दिया जिसे इरफान खान डिजर्व करते थे। और इस तरह इरफान खान की जिंदगी का बिग टिकट, या यूं कहें बिग ब्रेक, साबित हुई उनके दोस्त तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर। पता नहीं लोगों का एक लोग आपके बारे में कुछ एक इमेज बना के रखते हैं। वो उनका एक परसेप्शन होता है कि ये आदमी यही करेगा। जो सरप्राइज, ऑडियंस भी और बाकी लोग भी बहुत सरप्राइज थे पान सिंह से कि अरे यार ये ऐसा रोल कैसे किया इसने, एंड उसमें दिल बहुत था पान सिंह की कहानी के अंदर।
तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आज इरफान न सिर्फ बॉलीवुड का बल्कि हॉलीवुड का भी एक जाना पहचाना चेहरा है। हॉलीवुड में उनको पहचान दिलाने का श्रेय जाता है फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर को, और वहां भी कामयाबी ऐसी मिली कि हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स तक उनसे मिलने को बेताब थी। हम किसी स्टूडियो में थे, कोडैक के स्टूडियो में थे शायद, सो किसी ने बोला कि जूलिया रॉबर्ट्स देयर एंड शी वांट्स टू मीट यू। आर यू श्योर? नो, शी वांट्स टू मीट यू पर्सनली। तो मैं गया, उनसे मिला, वो कुछ मेकअप वगैरह कर रही थी। ब्यूटीफुल मोमेंट। वाओ! अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब इंग्लिश फिल्म जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी तब उनके पास वो फिल्म देखने के लिए टिकट तक के पैसे भी नहीं थे, और तकदीर देखिए कि इसी इरफान खान ने फिल्म जुरासिक पार्क के लेटेस्ट सीक्वल में जुरासिक पार्क के ओनर का रोल अदा किया। सच इज लाइफ। पैसे नहीं थे जुरासिक हाँ, पार्क। मैंने नहीं देखने के टिकट के पैसे नहीं थे, सिर्फ मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो मैं आई थिंक टाउन में था शो, एंड मैं अंधेरी में रहता था, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं मोटरसाइकिल बिठा के उनको ले आ सकता था, और टिकट उन्होंने दिया था मुझसे, मेरे दोस्त ने। तो नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉलीवुड का तो मुझे सपना भी नहीं देखा था मैंने, और मैंने कभी ये ज़रूर था कि हम जितनी भी हमारी शिक्षा हुई है एक्टिंग की, वो बाहर के सिनेमा से हुई है। तो ये लगता था कि इस तरह के सिनेमा में काम करने का मौका क्या कभी मिलेगा, जहाँ कि आप उस तरह का परफॉर्मेंस कर सको। अपनी कुछ और चर्चित फिल्में जैसे मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द नेमसेक, पीकू, तलवार और लाइफ ऑफ पाई, इन सब के जरिए इरफान खान ने इंडस्ट्री को न सिर्फ अभिनय का एक नया स्टाइल दिया, बल्कि एक नए सिनेमा को भी जन्म दिया, जहां आर्ट फिल्में और कमर्शियल सिनेमा दोनों का समागम होता है, जिससे एक्टर भी खुश और प्रोड्यूसर्स भी, और साथ ही ऑडियंस को मिलता है क्वालिटी सिनेमा। क्योंकि हम जब फिल्में करना शुरू की तब ये सिनेमा के लिए अपने आप में जो है वो ट्रांजिशन का पीरियड था, कि पहले जो एक डिमार्केशन था कि अरे ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है। सडनली सब कुछ घुल मिल गया, एक चीज़ें बदलने लगी। तो पान सिंह जैसी फिल्म जो है, जिसको कि या हास्य, इवन हास्य लोगों के लिए बोला कि यार ये तो एंगेजिंग फिल्म है, ये तो सक्सेसफुल फिल्म है, ये तो लोग देखेंगे आके। कुछ भी नहीं बदला हम दोनों की ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि लोगों का रवैया बदल गया, बहुत ज़्यादा बदल गया है। हाँ, हम लोग वही हैं, उतने ही पैशनेटली तब भी थे, अब भी मतलब इरफान उतने ही पैशनेटली पढ़ते हैं, हमारे घर में किताबों का भंडार अब भी है, तब भी था, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। तो अब वही लोग मतलब 10 बार फ़ोन करते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, आप कर लोगे। और इस तरह राजस्थान के छोटे से इलाके से निकला ये पतला दुबला सांवला एक्टर, जो काम की तलाश में लोगों के दफ्तरों की खाक छानता फिर रहा था, जिससे कई प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग राम गोपाल वर्मा तक ने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया था कि अच्छा वो काला सा एक्टर, नहीं मुझे नहीं मिलना उससे। वो लड़का अब लोगों को काम देने की तैयारी में है। वो लड़का अब एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर बन चुका है। वेल, आज का सफर यहीं तक था। मैं करण सिंह ग्रोवर आपसे इजाजत लेता हूं और फिर मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन, दिस इज मी साइनिंग ऑफ।